हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने मौर्य काल पढ़ लिया था। मौर्य काल के बाद अगला टॉपिक आता है आपका मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल को आइए हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे राजवंशों का काल होता है। अब जैसे देखो, हमने आपको पढ़ाया मौर्य काल, ठीक है। इधर से हिमालय पर्वत और इधर से काबुल, कंधार, हेरात, मकरान तक में आपने देखा कि मौर्यों का साम्राज्य कुछ इस तरह बटा हुआ था, ठीक है। लेकिन मौर्यों के पतन के बाद भारत में दो तरह के सत्ता स्थापित होते हैं। एक होता है देसी राजवंश और एक होता है विदेशी राजवंश। अब देसी राजवंश में कौन स्थापित हुए, विदेशी राजवंश में कौन स्थापित हुए, इसे देखते हैं। और इनका क्रम पूछता है। क्रम कैसे पूछता है अभी आपको पता चल जाएगा। आपने कभी प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो भी पता चला होगा कि इन राजवंशों के बारे में। जैसे देसी राजवंशों में आए सुंग, कौन सा, सुंग वंश। सुंग वंश, सुंग वंश के बाद आया कण्व वंश, कण्व वंश, ठीक है ना, ध्यान रहे, कण्व वंश। उसके बाद कौन आए, सातवाहन वंश, सातवाहन, ठीक है ना, सातवाहन, सतना में सातवाहन वंश आया, ठीक है ना। और विदेशी राजवंशों में आए तो विदेशी राजवंशों में आए आपने देखा कि इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, या इन्हीं को यमन आक्रमण के रूप में आप जानते हैं, इंडो ग्रीक। उसके अलावा कौन आए, शक आए, उसके बाद पहलव आए, ठीक है ना, उसके अलावा पहलव आए, उसके बाद कुषाण आए, ठीक है, कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण। अब ये जो वंश है हमने दिखाया 1 2 3 और ये 4। यहां से क्वेश्चन कैसे बना आपको समझाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देसी राजवंश कहने का मतलब है कि इनकी उत्पत्ति भारतीय मूल के हैं। ये सब कैसे हैं, सुंग, कण्व, सातवाहन, ये क्या है, भारत के ही रहने वाले हैं और जो आगे चल के मौर्यों के बाद सत्ता प्राप्त करते हैं। तो आपसे पूछता है कि देसी राजवंश में कौन मौर्योत्तर काल में स्थापित था, कौन नहीं था, तो आपको 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा और आपसे पूछेगा। तो ये ध्यान रहे, ठीक है ना। तो देसी राजवंशों में सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन आए थे, ठीक है ना। पहले कौन आया देसी राजवंश, मौर्योत्तर काल के बाद पहला राजवंश कौन स्थापित हुआ, तो सुंग वंश। सुंगों के पतन के बाद कौन आए, कण्व, और कण्व के पतन के बाद कौन आए, सातवाहन। तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा विदेशी राजवंशों में आपसे पूछेगा कि भारत में मौर्योत्तर काल में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, तो क्या कहोगे, इंडो ग्रीकों ने। कौन, इंडो ग्रीक ने। पूछेगा मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक के बाद किसने आक्रमण किया, शक राजवंश ने, ठीक है ना। उसके अलावा कौन राज आक्रमण किया, पहलव ने, उसके बाद कुषाणों ने। तो ये विदेशी हैं। तो पूछता है कि भारत में पहला मौर्योत्तर काल में पहला विदेशी आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ठीक है, इंडो ग्रीक या यमन आक्रमण हुआ था, सबसे पहले यमन। ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि पूछता है कि यमनों के आक्रमण के बाद भारत पर किसका आक्रमण हुआ, शकों का। शकों के बाद किसका हुआ, पहलव का। उसके बाद किसका हुआ, कुषाणों का। तो ये राजवंश क्रम से याद होना चाहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे दे देगा 4 ऑप्शन में, किनमें कौन विदेशी राजवंश था, कौन देसी राजवंश था। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, देसी और विदेशी। अब एक एक करके इन्हीं राजवंशों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कनिष्क, कुषाण, सातवाहनों में आपने सुना होगा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र पुलमावी, कांच नामक राजा के बारे में, ठीक ना, हाल नामक राजा के बारे में। तो ये सारे हम लोग कहां पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम लोग एक एक करके राजवंशों को देखते हैं। आपने बना लिया होगा, सबसे पहले आप डालिएगा देसी राजवंश। देसी राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देसी राजवंश डालिए और देसी राजवंश में पहला कौन था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का टॉपिक शुरू होता है। ये जो बताए हैं ये क्रम है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक ना। अब डालिए हेडिंग सुंग वंश, सुंग वंश, ठीक है, सुंग वंश, ठीक ना, सुंग वंश। ऐसे लिखो, यह पहला ब्राह्मण वंश था, यह पहला ब्राह्मण वंश था, ठीक है। ध्यान रहे, यह पहला ब्राह्मण वंश था, ठीक ना, यह पहला ब्राह्मण वंश था। मान लो कभी कभार आ जाए तो सुंग वंश किससे संबंधित है, ब्राह्मण वंश से संबंधित है, ठीक ना। लिखो, यह मौर्यों के सामंत थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि यह किसके सामंत थे, अर्थात ये पहले किसके अधीन कार्य करते थे, तो मौर्य शासन के अधीन ये पहले कार्य करते थे, ठीक ना, मौर्यों के अधीन थे, ये मौर्यों के अधीन कार्य करते थे, ठीक ना। इनकी राजधानी क्या थी, लिखो, इनकी राजधानी, राजधानी, इनकी राजधानी विदिशा, विदिशा, ठीक ना, विदिशा। पहले कहां थी, पाटलिपुत्र थी, पहले पाटलिपुत्र से इन लोगों ने शासन किया, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहां बना ली है, विदिशा, ठीक ना। विदिशा कहां है, मध्य प्रदेश में। विदिशा कहां है, मध्य प्रदेश। आगे अभी आएगा, इसका जिक्र आएगा, ठीक है ना। अब लिखो, इसके प्रथम शासक के बारे में, ये सामान्य सी जानकारी है कि ये किसके अधीन कार्य करते थे, तो मौर्यों के अधीन कार्य करते थे। राजधानी कहां थी, विदिशा। पहले राजधानी कहां थी, तो लगा देना पाटलिपुत्र, ठीक है, पहले पाटलिपुत्र, बाद में इन लोगों ने विदिशा को राजधानी बनाई। अब डालो पहला राजा पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, शुंग। पहला राजा लिखो पुष्यमित्र सिंह। लिखो, यह शुंग वंश का संस्थापक था, शुंग वंश का संस्थापक था, संस्थापक, ठीक ना। भाई साहब, अंतिम मौर्य वंश का अंतिम राजा बताओ, पढ़ाए थे वहां, लिखाए थे कि मौर्य वंश के अंतिम राजा की हत्या कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग। तो उसके बारे में भी लिख लो। मौर्य वंश के अंतिम राजा, मौर्यों का अंतिम राजा याद है आप लोग को, अंतिम राजा बृहद्रथ था, बृहद्रथ था, जिसकी हत्या कौन करता, पुष्यमित्र शुंग करके क्या करता, शुंग वंश की स्थापना करता, जिसकी हत्या कर
हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया गया, शुंग वंश की स्थापना किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है ना, ये ध्यान रहे कि भाई साहब मौर्यों के अंतिम राजा कौन थे? बृहद्रथ थे, और बृहद्रथ की हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग हत्या करके मौर्य साम्राज्य का खात्मा कर देता है और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे, ये सारी बातें आपको ध्यान में रहे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसके बारे में, मौर्य के इसके बारे में। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है ना, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, ये ध्यान रहे, अश्वमेध यज्ञ किया था। ये जानकारी हमें कहां से पता चलती है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था? ठीक है, किसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, ये कैसे पता चलता है? ठीक है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, ये कैसे पता चलता है? तो अगला लिखो, अगला पॉइंट उसी के बाद, धनदेव के, धनदेव धनदेव के अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख से पता चलता है, अभिलेख से पता चलता है, पता चलता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यज्ञ किया था। ठीक है, यज्ञ किया था, जिसके पुरोहित, आपने नाम सुना होगा पतंजलि का, जिसके पुरोहित कौन थे? सब क्वेश्चन पूछा गया, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है ना, ये ध्यान रहे, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। स्टार लगा के लिख लेना, ये सारी बातें किस अभिलेख से पता चलता है? अयोध्या अभिलेख से, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पूछेगा मौर्योत्तर काल में या शुंग काल में कौन राजा था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था? तो कौन होंगे? पुष्यमित्र शुंग होगा। कौन होगा बाबू? पुष्यमित्र शुंग होगा। और लिखो इसके बारे में, इसी के समय, किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के समय, इसी के समय यवन आक्रमण हुआ था। यवन आक्रमण, या इसी यवन आक्रमण को इंडो ग्रीक आक्रमण लिख लेना। ठीक ना, इंडो ग्रीक आक्रमण, इसी का नाम है। ठीक ना, इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ था। ठीक ना, आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था, आक्रमण डेमेट्रियस, ठीक ना, डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। ठीक ना, नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रहे। पहला हिंद यवन आक्रमण किसके काल में हो रहा है? शुंग काल में हो रहा है। उस समय कौन राजा था? तो कहोगे पुष्यमित्र शुंग था। याद कर लेना, एकदम स्टार लगा लेना। ये सब एकदम भाई साहब हलवा टाइप का क्वेश्चन है जो आता है। पूछेगा प्रथम यवन आक्रमण किसके काल में हुआ था? शुंग काल में हुआ था। उस समय राजा कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। ये सब एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो गलत होगा, तो भाई साहब आप भीड़ से नीचे हो जाओगे। ठीक ना, ये ध्यान रहे। इसी के काल में एक बार और यवनों का आक्रमण होगा, जिसका नेता मिनांडर होगा, जिसे इसका पुत्र का पुत्र, ठीक ना, वसुमित्र क्या करता है? रोक देता है। यवनों का एक आक्रमण, यवनों का एक आक्रमण मिनांडर के नेतृत्व में होता है, मिनांडर के नेतृत्व में होता है, जिसे इसका पौत्र, पुत्र का पुत्र, पौत्र सफलतापूर्वक रोक देता है, सिंधु नदी के तट पर रोक देता है। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। ये यवनों के संदर्भ में इसके 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, पहला नंबर तो पूछेगा यवन आक्रमण किस काल में हुआ था, तो बताओ यवन आक्रमण शुंग काल में हुआ था। और शुंग काल ना दिया रहे तो मौर्योत्तर काल देगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मौर्योत्तर काल। ठीक है, अभी एक ही जगह पे उसे क्लियर कर देंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया होगा। अभी 2-1 पॉइंट और है इसमें, तो लिख लेते हैं। जैसे देखो, क्लियर कर देते हैं। जैसे देखो, यवन आक्रमण कर रहे हैं भारत पर। ठीक ना, भारत पर यवनों की तरफ से आक्रमण करने वाला नेता क्या है? तो आप कह रहे हो डेमेट्रियस। कौन है? डेमेट्रियस। ठीक ना, डेमेट्रियस। आगे चल के इसी का सेनापति था, डेमेट्रियस का सेनापति था कौन? मिनांडर। ठीक ना, अभी लिखाएंगे जब इनका टाइम आएगा। मिनांडर, ठीक है, मिनांडर। यवनों की तरफ से पहला आक्रमण कौन कर रहा है? डेमेट्रियस। उस समय भारत में कौन सा काल चल रहा है? तो मौर्योत्तर काल चल रहा है। कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। बना लेना ऐसे, मौर्योत्तर काल चल रहा है। ठीक है, पहला काल आपको पहला पॉइंट बनेगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में भी कौन सा काल चल रहा है? कौन सा वंश चल रहा है? शुंग वंश चल रहा है। कौन सा? शुंग वंश चल रहा है। कौन सा? शुंग वंश। और शुंगों में भी कौन राजा है? तो कहोगे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। 3 तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 3 तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। यवनों का आक्रमण भारत पर कब हुआ? मौर्योत्तर काल में। उसका नेता कौन था? डेमेट्रियस था। कौन था? मिनांडर था। ठीक है,
तीन तरीके का हो गया एक बार। फिर दूसरा पूछ ले, यवनों का आक्रमण के समय भारत में कौन सा वंश चल रहा था? तो शुंग वंश चल रहा था। यवनों की तरफ से शुंग वंश पर आक्रमण किसने किया? तो डेमेट्रियस और मिनांडर ने किया। और पूछ ले कि उस समय भाई साहब राजा कौन था भारत में? तो कह देना पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण हुआ था यवनों का, ठीक है। तो इस प्रकार के 3 4 5 क्वेश्चन बनता है इसमें से कि राजा कौन था, उस समय कौन सा काल चल रहा था। तो ये मौर्योत्तर काल में शुंग वंश चल रहा था, शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग राजा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है यवनों के संदर्भ में, ठीक है। और इसके बारे में 2-3 पॉइंट है तो लिख लो, ये भी लिखो। पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा कहा जाता है, बौद्धों का हत्यारा कहा जाता है, हत्यारा कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा, हमें जब मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको एक लाइन बताए थे कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, बोले थे। तो जो 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने, माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इन सब को, ये सब किसमें चल रहा? पुष्यमित्र शुंग में चल रहा, अलग से मत लिखना, ठीक है। ये सब के सब पुष्यमित्र शुंग में चल रहा। तो माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इन स्तूपों का विनाश करवा दिया, इन्हें तोड़वा दिया। इसी वजह से इसे क्या कहा गया? बौद्धों का हत्यारा। तो आपसे पूछेगा कि किस शुंग शासक को बौद्धों का हत्यारा कहा जाता है, या किस राजा को बौद्धों का हत्यारा कहा जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। हालांकि इसने एक स्तूप बनवाया भी था, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इसे क्या कहा जाता है? बौद्धों का हत्यारा कहा जाता है, ठीक है। अब अगले राजा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे भरहुत का स्तूप था, उसने भरहुत का स्तूप पहले लकड़ी का बना था, लेकिन आगे चल के लकड़ी के स्थान पर लकड़ी सड़ गल गया, तो उसके स्थान पर इसने क्या बनवाया? पत्थर का लगवाया था, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, एक तरफ कहा जाता है कि ये बौद्धों का हत्यारा है, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि इसने कुछ निर्माण भी कराया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम लोग अगले, ठीक है, अग्निमित्र पर आ जाओ। अगला हेडिंग डालो अग्निमित्र, अग्निमित्र, ठीक है। अगला राजा अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में एक लाइन लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। अग्निमित्र के बारे में यह है कि यह मालविकाग्निमित्रम का क्या है? नायक है। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम का नायक है, ठीक है, का नायक है, ठीक है। ये ध्यान रहे, मालविकाग्निमित्रम। अब एक बात बताओ, चलो आप लोग बताओ कि मालविकाग्निमित्रम का लेखक कौन है, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम का लेखक कौन है? मतलब बेसिकली ये मालविकाग्निमित्रम एक पुस्तक है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम एक पुस्तक है, उस पुस्तक में जो नायक का काम किया, जैसे फिल्म होता है ना, एक विलन होता है, ठोरा, ठीक है, एक गद्दार होता है, तो उसी तरह एक विलन एक हीरो होता है, उसी तरह मालविकाग्निमित्रम में भाई एक नायक है। उस मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र ही इसका नायक है, ठीक है। अग्निमित्र इस पुस्तक का नायक है, मतलब सारा किरदार कौन निभा रहा है? अग्निमित्र को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। तो मालविका और अग्निमित्र के बीच में ही ये कहानी है। तो ये समझ लेना कि मालविकाग्निमित्रम में किस पे लिखी गई पुस्तक है, तो अग्निमित्र पर लिखा गया यह पुस्तक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा पूछा भी गया है कई बार, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, ठीक है। अगला आ जाओ भागभद्र। अगला राजा लिखो भागभद्र, स्टार लगा लेना भागभद्र पे, ठीक है। भागभद्र अगला राजा लिखो। इसी के दरबार में हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस पूछा गया, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस आया था। अब ये बताओ, भागभद्र कौन है? शुंग शासक है। भागभद्र कौन है? शुंग शासक। और हेलियोडोरस यमन राजदूत था, ठीक है, यमन राजदूत था, ठीक है। वो यमन राजदूत था, ये भागभद्र के दरबार में आया। तो पूछता है कि बताओ भागभद्र के दरबार में कौन सा दूत आया था? कौन सा आया था? यमन आया था, तो हेलियोडोरस आया था, ठीक है। लिखो इसके बारे में एक आध पॉइंट और। एंटियाल किस, यह कौन? भागभद्र के बारे में लिखो, हेलियोडोरस के बारे में लिखो। यह एंटियाल किड्स का राजदूत था, एंटियाल किड्स, ठीक है, एंटियाल किड्स का राजदूत था, ठीक है। यमन शासक एंटियाल किड्स का राजदूत था, कौन? हेलियोडोरस। इसने क्या किया था? क्यों इसका नाम इतना इतिहास में लिया जाता? भाई राजदूत तो बहुतों के शासनकाल में आए, लेकिन इसका नाम क्यों लिया जाता? इसने भाई साहब बेसनगर विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ लगवाया था, जिसके कारण इसको क्वेश्चन बनता है, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो लिखो, इसने, किसने? हेलियोडोरस ने, इसने बेसनगर विदिशा में, बेसनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ लगवाया था, गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था, स्थापित कराया था, ठीक है, कराया था। ये ध्यान रखना है, बेसनगर विदिशा में क्या किया? गरुड़ स्तंभ स्थापित करवा रहा है, ठीक है। वासुदेव कृष्ण से संबंधित है, विष्णु से संबंधित है, ठीक है। ये गरुड़ स्तंभ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहां लगवाया? बेसनगर विदिशा। अब विदिशा कहां है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना है, ये किसका राजदूत था? एंटियाल किड्स का राजदूत था। हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? भागभद्र के दरबार में आया था। किसका राजदूत था? एंटियाल किड्स का राजदूत था। अब बताओ एंटियाल किड्स कहां का राजा था? कहां का
राजा था? आप बताओ, एंटियालकिड्स कहां का राजा था? ठीक है ना। कहां पर इसने गरुड़ स्तंभ लगवाया था? विदिशा में लगवाया था। ठीक है ना। क्या था? गरुड़ स्तंभ था। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ अंतिम पॉइंट इसके। इस वंश का अंतिम राजा, यहीं पे लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके। इस वंश का अंतिम राजा देवभूति था। ठीक ना। इस वंश का अंतिम राजा देवभूति था। ध्यान रहे, इस वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति था। ठीक ना, ये ध्यान रखना, इस वंश का अंतिम राजा देवभूति, क्योंकि इसकी हत्या करके अगला वंश स्थापित होगा। तो अभी के लिए रुको, तो हम लोग अगले वंश पे आ जाएं। तो देशी राजवंशों में बताओ, शुंग वंश के बाद कौन सा राजवंश स्थापित होगा? हमने पहले लिखा दिया, इसी वजह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक ना। अब आ जाओ, तो ये वंश समाप्त हुआ, देवभूति लास्ट राजा था। अब कौन सा आएगा? कण्व वंश। कौन सा वंश? कण्व वंश। ठीक ना, कण्व वंश। कण्व वंश के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना होता, पहला राजा अंतिम राजा के बारे में पढ़ना होता है। कण्व वंश में कुल 4 राजा हुए। ठीक ना, वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व। ठीक ना, वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व। उसके बाद भूमित्र, भूमित्र। उसके बाद नारायण, नारायण। उसके अलावा लास्ट राजा होगा सुशर्मा। ठीक है, लास्ट राजा सुशर्मा होगा। ठीक है, लास्ट राजा सुशर्मा होगा। तो भूमित्र, नारायण, सुशर्मा। पहला राजा वासुदेव कण्व, उसके बाद भूमित्र, उसके बाद नारायण, उसके बाद सुशर्मा। कुल 4 राजा हुए, इसलिए चारों राजा का क्रम याद कर लेना। ठीक है ना, ठीक है ना, यह ध्यान रखना। अब जो वासुदेव कण्व है, ये क्या है? एक तो कण्व वंश का संस्थापक है, कण्व वंश का संस्थापक है, वंश का संस्थापक, ये ध्यान रखना, कण्व वंश का संस्थापक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव कण्व। अब बताओ, हमने अभी बताया कि किसी की अभी हत्या हुई, किसकी? वासुदेव कण्व के द्वारा किसकी हत्या? क्या? देवभूति की। इसने शुंग शासक, इसने शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना किया, कण्व वंश की स्थापना किया। ठीक है, कण्व वंश की स्थापना किया, यह ध्यान रखना है। कण्व वंश की स्थापना कौन कर रहा है? वासुदेव कण्व। किसकी हत्या करके? देवभूति की हत्या करके इसने कण्व वंश की स्थापना किया। अब आ जाओ लास्ट वाले में, सुशर्मा। इसकी हत्या कौन होगा? सातवाहन शासक सिमुक द्वारा कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी 2 पॉइंट आपको नोट करना है, लिखो। यह कण्व वंश का अंतिम राजा था, कण्व वंश का अंतिम राजा था, अंतिम राजा था। ठीक ना, कण्व वंश का अंतिम राजा था। उसके अलावा इसकी हत्या सिमुक द्वारा कर दिया जाता है, ठीक ना। ये ध्यान रहे, कौन किसकी हत्या कर रहा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे राजवंश आ रहे हैं, थोड़े समय के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ अगले पे, हम लोग आ जाते हैं। अब सिमुक क्या है? अब सिमुक हत्या कर रहा तो नए राजवंश की स्थापना करेगा। कौन सा राजवंश आएगा? तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब ये जो राजवंश है, ये बड़ा महत्वपूर्ण राजवंश है। ठीक है ना, ये पूरे सभी राजाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अब अगला आ जाओ, सातवाहन शासक, सातवाहन, ठीक है ना, सातवाहन वंश, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना। अब सातवाहनों के बारे में पहले थोड़ा सा सामान्य सी जानकारी लिखो। जैसे इनकी राजधानी कहां थी? इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान। ठीक है, इनकी राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान थी। ठीक है, प्रतिष्ठान थी। इनका क्षेत्र कौन था? किस क्षेत्र पर ये शासन कर रहे थे? तो अभी आपने देखा, तो आपने पाटलिपुत्र और विदिशा वाला क्षेत्र देखा, लेकिन ये जो है भाई साहब, दक्षिण भारत का जो ये महाराष्ट्र दक्कन वाला क्षेत्र है और ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर ये लोग क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान में रहे, दक्कन का क्षेत्र मतलब ये महाराष्ट्र और दक्कन का क्षेत्र था, और इधर आंध्र प्रदेश तक इन लोगों ने अपना साम्राज्य विस्तार करके ये चला रहे थे शासन। ठीक है ना, तो ये इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो लिखिए इनका क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र, कोष्टक में लिख लेना दक्कन प्लस आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था इनके अधीन, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या था, आपने देखा बाकी राजा कहां से शासन कर रहे? उत्तर भारत से। ये पहले राजा ऐसे हुए जिनके बारे में आपको दक्षिण की तरफ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। और उसके अलावा इन्होंने इनके बारे में और थोड़ी जानकारी, ये माता गोत्र का प्रयोग किए। अब ये क्या है भाई साहब, ये पॉइंट क्या है? माता गोत्र का, ये सातवाहन राजा ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ माता गोत्र का इस्तेमाल किया। अब इसका मतलब क्या है? जैसे किसी राजा का नाम है सातकर्णी,
क्या है? सातकर्णी। क्या नाम बाबू? सातकर्णी। मान लो किसी राजा का नाम था सातकर्णी, तो उस राजा ने अपने मां के गोत्र का प्रयोग किया, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या नाम लिखा उसने पूरा अपना? गौतमी पुत्र सातकर्णी। नाम उसका क्या था? सातकर्णी, ठीक ना। लेकिन उसने अपने मां के गोत्र का प्रयोग किया, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि किन राजाओं ने अपने माता के गोत्र का प्रयोग किया? तो सातवाहन राजाओं ने अपने माता के गोत्र का प्रयोग किए थे, ठीक ना। ये समझ में आ गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछेगा कि गौतमी या सॉरी माता का गोत्र प्रयोग करने वाले राजा कौन थे? तो सातवाहन वंश के राजा माता के गोत्र का प्रयोग किए थे, ठीक ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। ये एक बात और ध्यान रखो, ये तो अभी आपने देखा कि कर्ण वंश की समाप्ति के बाद कौन आ रहा है? सातवाहन आ रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, ये मौर्यों के अधीन भी कार्य किए थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये मौर्यों के अधीन भी थे, मौर्यों के अधीन कार्य किए थे, अधीन थे, ये भी लिख लो, मौर्यों के अधीन थे, ठीक ना। इससे पता चलेगा, क्योंकि ये जब मौर्य थे तो उनके अधीन भी काम करते थे। आगे जब ये मौर्यों का पतन हो गया, उसके बाद दूसरे राजवंश आए, तो उसके बाद जब ये मौका पाए, मजबूत हुए, तो इन्होंने भी सत्ता स्थापित किया, ठीक ना। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना, ठीक ना। इन्होंने 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 शीशे एवं प्रोटीन के सिक्के जारी किए, ठीक ना। प्रोटीन के सिक्के जारी किए, और स्टार लगा लेना, 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि शीशे का सिक्का किसने जारी किया था? किन राजाओं ने? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने शीशे का सिक्का जारी किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना, शीशे का एवं प्रोटीन के सिक्के जारी किए, ये एकदम स्टार लगाकर लिख लेना, ठीक है ना। इन्होंने शीशे और प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे। अगला लिखो, इन्होंने भूमि दान परंपरा शुरू किया। सबसे पहले भारतीय इतिहास में अगर किसी ने भूमि दान की परंपरा शुरू किया तो सातवाहनों ने। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लो। भूमि दान की परंपरा शुरू की है, भूमि दान की परंपरा शुरू की है, परंपरा शुरू किया, ठीक ना, शुरू किया। इसके पहले किसी राजा ने भूमि दान नहीं दिया था, लेकिन इसके ये सातवाहन राजा पहले ऐसे राजा हैं जो भूमि को दान के रूप में देना शुरू करेंगे। हालांकि शुरुआत में इन लोगों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू किया था, आगे राजाओं ने अपने अधिकारियों को भी भूमि दान देने की शुरू कर दी। मंदिर को भूमि दान दिया जाने लगा, ठीक है ना। किसी बिहार को भूमि दान देने लगा कि भाई साहब ये कोई मान लो विद्यालय है, उस विद्यालय को चलाने के लिए आसपास के गांवों को भूमि के रूप में दान दिया जाने लगा। लेकिन शुरुआत ये कौन किया था? सातवाहन शासकों ने। तो ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं, तो ठीक ना, ये आपको ध्यान में रखना। इनकी भाषा एक बार पूछा था कि इनकी भाषा क्या है, ठीक ना। इनकी भाषा थी प्रकृत, ठीक ना। इनकी भाषा प्रकृत थी, प्रकृत, ठीक ना। पाली, प्रकृत, आप भ्रंश नाम सुने हो, उसी में से एक ये प्रकृत है, जो जैन और बौद्धों के समय लोकप्रिय हुआ था, ठीक ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा अब एक एक करके राजाओं का इतिहास देखते हैं, ठीक ना। तो ये सामान्य परिचय था सातवाहन वंश के बारे में, ठीक ना। अब आ जाओ राजाओं के बारे में, ठीक ना। जैसे पहला राजा, इसमें राजाओं का नाम लिख लो, जैसे सीमुख, इसी को शिक्षुक भी कहते हैं, शिक्षुक, सीमुख, शिक्षुक, सिंधुक, ठीक ना। एक और है सिंधुक, ठीक ना, सिंधुक। ये पहला राजा है, ठीक ना। लिखो इसके बारे में, सातवाहन वंश का संस्थापक है, सातवाहन वंश का संस्थापक था, ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक था। अभी बताओ, अभी ये सीमुक जो था किसी की हत्या किया था? आप बताओ, किसकी हत्या करके इसने सातवाहन वंश की स्थापना किया? आप बताओ, ठीक है। अभी तो हम लिखाए हैं जस्ट, लेकिन आप बताओ कि सीमुक ने किसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य नाम में सीमुक के साथ साथ इसका क्या मिलता? सीमुक नाम था ही, शिक्षुक भी था, सिंधुक भी था, क्षिप्रस भी था, ठीक ना। ऐसे करके इसके नाम मिलते हैं, ठीक ना। अगला राजा लिखो, उसके अलावा लिखो सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम, ठीक है। सातकर्णी प्रथम लिखो। इसने दो अश्वमेघ यज्ञ, इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा एक राजसू यज्ञ किया था, एक राजसू यज्ञ किया था, ठीक है ना। यह ध्यान रहे, पूछेगा कि सातवाहन शासकों में पहला कौन सा राजा था जिसने 2 अश्वमेघ यज्ञ और एक राजसू यज्ञ किया था? तो उसका नाम सातकर्णीय प्रथम है, ठीक ना। उसका नाम सातकर्णीय प्रथम है, ठीक ना। इसके बारे में ये ध्यान रखना है। ये कृष्ण के पुत्र के रूप में भी प्रसिद्ध था, यह कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध था, यह कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध था, ठीक ना।
प्रसिद्ध था। पूछ ले कभी कभार तो ध्यान रखना है, ठीक ना। कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो सातकर्णी प्रथम था, ठीक ना, सातकर्णी प्रथम था। अगला आ जाओ हाल। अगला राजा कौन है? हाल। लिखो यहीं पे, जगह तो है, लिखो तीसरा राजा, तीसरा राजा हाल, तीसरा राजा हाल, ठीक ना, हाल। यह शांति प्रिय राजा था, यह शांति प्रिय राजा था, यह शांति प्रिय राजा था, ठीक ना, यह शांति प्रिय राजा था। अब शांति प्रिय क्यों था? क्योंकि युद्ध के बजाय इसने संस्कृत पर ज्यादा ध्यान दिया। संस्कृत का मतलब कला एवं संस्कृत की बात कर रहे हैं। यह खुद एक विद्वान था, इसने किताब की मतलब एक किताब लिखा और इसके दरबार में भी विद्वान रहते थे, इस आधार पर इसे कहा जाता है। तो ये विद्वान था, तो क्या लिखा होगा? मिटा ही देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अब जैसे देखो, ये विद्वान था, इसके दरबार में भी विद्वान रहे होंगे। जैसे ये किताब लिखा, मतलब इसका बुक जो है क्या नाम था? गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती की रचना किया। पूरा लिखो, नहीं तो अभी और भी विद्वान है ना इसके दरबार में, तो गड़बड़ हो जाए। देखो, हाल ने गाथा सप्तशती की रचना किया। पूछा गया क्वेश्चन है कि बताओ गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? गाथा सप्तशती की रचना किसने किया? तो हाल नामक राजा ने किया था। हाल किस वंश का राजा था? सातवाहन वंश का राजा था। हाल किस वंश का राजा था? सातवाहन वंश का राजा था। इसके दरबार में दरबारी विद्वान थे, ठीक ना, लिख लो, दरबारी विद्वान। विद्वान होंगे तो कुछ लिखे होंगे, दरबारी विद्वान। इसके दरबार में दरबारी विद्वान थे दो, एक सरवर्मन, ठीक ना, सरवर्मन। इन्होंने लिखा का तंत्र की रचना किए, का तंत्र की रचना किए थे, ठीक ना। का तंत्र की रचना कौन किया? सरवर्मन ने, ठीक ना। गुड़ाढ़ रहते थे, गुड़ाढ़, ठीक ना। दूसरे विद्वान कौन थे? गुड़ाढ़। इन्होंने बृहद कथा की रचना की है, बृहद कथा की रचना किए थे, ठीक ना, बृहद कथा की रचना की। आपसे पूछेगा क्या कि बताओ बृहद कथा के रचयिता गुड़ाढ़ किसके दरबार में रहते थे? तो हाल हाल राजा का नाम क्या? हाल। का तंत्र के लेखक सरवर्मन किसके दरबार में रहते थे? हाल के दरबार में। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये था हाल के बारे में। कैसा था? शांति प्रिय, मतलब भाई युद्ध नीति को नहीं अपनाया, सिंपल सा मतलब इसका यही है, ठीक है ना। तो हाल खुद एक पुस्तक लिखा गाथा सप्तशती, ये खुद क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है और का तंत्र और बृहद कथा के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगले राजा के बारे में आते हैं हम लोग। अगले राजा, अब राजा जो हैं वो काफी शक्तिशाली राजा हैं। जैसे अब आएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला राजा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। नाम से ही भाई साहब देखो इतना बड़ा नाम है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब आपको पता चला है ना नाम क्या था? सातकर्णी, लेकिन देखो अपने नाम में क्या जोड़ दिया? गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी का पुत्र, मतलब अपने माता के गोत्र का इस्तेमाल करके अपने नाम को मनाया। मतलब एक तरह से अपनी माँ को सम्मान देना चाहते थे ये राजा, ठीक ना। अपने माता के सम्मान में ऐसा इन लोगों ने किया, ठीक ना, ये ध्यान रहे। पहला पॉइंट इसके बारे में लिखो, सातवाहन वंश का महान शासक था, महान शासक था, यह ध्यान रखना। सातवाहन वंश का महान शासक था। इसने वर्ण व्यवस्था को, यह क्वेश्चन पूछा गया, इसने वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, अब ये क्या है अभी बताते हैं। अब देखो जो वर्ण व्यवस्था होगा, आपको जब वैदिक काल पढ़ाए थे तो वहां पर हम क्या बताए थे कि सबसे ऊपर कौन होगा? ब्राह्मण होंगे। कौन? सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, ठीक ना, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। आपको ये बात हम बताए थे कि समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा, सबसे ज्यादा अधिकार किसको प्राप्त था? ब्राह्मणों का। उसके बाद किसका था? क्षत्रिय का। उसके बाद किसका स्थान आता था? वैश्यों का। सबसे नीचे किसका था? शूद्रों का। तो जो ये परंपरा थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये वाली परंपरा टूटने लगी थी। ये वाली भाई साहब हायरार्की थी, ये हायरार्की पद सोपान टूटने लगा था। इसी कारण गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया? फिर से वर्ण व्यवस्था को इस तरीके से फिर से लागू करने का प्रयास किया। इसी वजह से कहा जाता है कि किस राजा ने, एक बार पूछा गया क्वेश्चन कि किस राजा ने वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास
किया था। तो वह कौन था? वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किस राजा ने किया था? तो यह ध्यान रहे, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यह वर्ण व्यवस्था आप जब वैदिक काल पढ़ोगे, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, तो वहां पर हमने ये सारी चीजें विस्तार से पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। और लिखो इसके बारे में, इसे त्रिसमुद्र पितवाहन के रूप में जाना जाता है। पितवाहन के रूप में, त्रिसमुद्र पितवाहन के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। अब ये क्या होता है भाई साहब? हमने देखो, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया, ये जो दक्कन का क्षेत्र है और जो ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ये मिलाकर के था क्या? सातवाहन वंश। ये था सातवाहन वंश, ठीक ना, ये था सातवाहन वंश। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार इस प्रकार कर दिया, इस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक ना, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरे तरफ अरब सागर, अरब सागर, ध्यान से देखिएगा, अरब सागर, ठीक ना, एक तरफ अरब सागर और तीसरे तरफ भाई साहब हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर। इन तीनों के साथ भाई साहब उसके सीमाएं लगने लगी, उसके साम्राज्य की सीमाएं इन तीनों समुद्रों से लगने लगी। इसी वजह से इसने इतना साम्राज्य विस्तार किया कि इसके साम्राज्य की सीमाएं 3 समुद्रों से लगने लगी। इसी वजह से इसे कहा गया त्रिसमुद्र पितवाहन। जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हों, जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हों, 3 समुद्रों का पानी पीते हों, पानी पीते हों, पीते हों, ठीक ना, 3 समुद्रों का पानी पीते हैं, उसे क्या कहा गया? त्रिसमुद्र पितवाहन के रूप में जाना गया, ठीक ना, त्रिसमुद्र पितवाहन के रूप में जाना गया। अन्य उपाधियां भी इसके क्या थी? ये पहला था, एक तरह से ये भी उपाधि ही है। कौन सा? त्रिसमुद्र पितवाहन के रूप में किसे जाना जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। उसके अलावा धान्य कटक स्वामी, इसके अलावा धान्य कटक स्वामी, ठीक ना, उसके अलावा वेण कटक स्वामी, वेण कटक स्वामी इसी की उपाधि है, ठीक ना, वेण कटक स्वामी, ध्यान दें, वेण कटक स्वामी, धान्य कटक स्वामी, ये सारी उपाधियां किसकी है? इसी की है। और एक और लिख लो, विंध्य नरेश, विंध्य नरेश इसी की उपाधि है, ठीक है ना, विंध्य नरेश भी किसकी उपाधि है? इसी की। तो ये सारी उपाधियां किसकी हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी की। ये सारे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था, तो इसे आपको एक ध्यान रखना है, ठीक ना। अब इसके बारे में एक पॉइंट आपको नोट करके लिखना है, नोट करके, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, इसने शक शासक, आगे अभी पढ़ाएंगे भी, शक शासक नहपान, ठीक है, लिख लो, क्षहरात वंश, शक शासक, क्षहरात वंश, शक शासक कोष्टक में लिख लेना, क्षहरात वंश के राजा नहपान को पराजित किया था, नहपान को पराजित किया था, पराजित किया था। आगे अभी पढ़ाएंगे भी नहपान के बारे में, पराजित किया था, ठीक है ना, पराजित किया था। अब बना लेना इसे बाबू, एकदम स्टार बना लेना, ठीक ना, क्योंकि अभी इसी वंश का एक राजा होगा रुद्रदामन, जो सातवाहन राजा को पराजित करेगा। लेकिन अभी क्या है? अभी सातकर्णी प्रथम, मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया? शक शासक क्षहरात वंश का, मतलब शकों का एक वंश था जिसे क्षहरात वंश जाना जाता था, के राजा को नहपान, किसे हराया था? बेसिकली नहपान को। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि शक शासक नहपान को किसने पराजित किया था? तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। हालांकि इस नहपान पर आधारित एक फिल्म भी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, साउथ की एक मूवी है, आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें नहपान को पराजित करने की पूरा दिखाया गया है, ठीक ना। तो ये था इसके बारे में। अब आ जाओ वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो ये था इनके बारे में। तो ये ध्यान रहे कि नहपान को किसने पराजित किया था, नहपान किस वंश का राजा था, ठीक ना, शक वंश का राजा था। अभी पढ़ना है हम लोग को शकों के बारे में भी। अगला आ जाओ, अगला वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, अगला है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ठीक ना, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ये देखो भाई साहब, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ठीक ना, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था, ठीक ना। हम शॉर्टकट में लिख देते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, मतलब जीपीएस, बार बार याद करने का इतना बड़ा नहीं लिखना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का क्या था? ये पुत्र था, ध्यान रहे, गौतमी पुत्र सातकर्णी का क्या था? पुत्र था, पुत्र था। इसकी उपाधियां लिख लो, उपाधि, ठीक ना, उपाधि लिखो, लिखो आंध्र सम्राट,
आंध्र सम्राट, आंध्र सम्राट, ठीक ना, आंध्र सम्राट। उसके अलावा आंध्र सम्राट के अलावा नवनगर स्वामी, नवनगर स्वामी, नवनगर स्वामी। उसके अलावा एक और दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण पथेश्वर। ये सब किसकी उपाधियां हैं? ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की उपाधियां। आंध्र सम्राट, इसी के समय में आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार, सातवाहनों का विस्तार हुआ था, ठीक ना। नवनगर स्वामी, दक्षिण पथेश्वर। नवनगर स्वामी की उपाधि इसलिए लिया था क्योंकि नवनगर की स्थापना किया था। नोट करके लिखो इसी में, इसने नवनगर, इसने नवनगर नामक शहर की स्थापना किया था, नामक शहर की स्थापना किया था, शहर की स्थापना किया था, स्थापना किया था, ठीक ना। तो ये था किसके बारे में? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बारे में, ठीक ना। अब लिखो, अब ये था, इसके बारे में एक पॉइंट और करके लिख लो, यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में। नोट, अगला राजा है यज्ञ श्री सातकर्णी, ठीक ना, यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, ठीक ना, यज्ञ श्री सातकर्णी लिखो। यह इसके सिक्कों पर, इसके सिक्के पर या सिक्कों पर, सिक्कों पर नाव का चित्र मिलता है, नाव का चित्र मिलता है, ठीक ना। इससे पता चलता, चित्र मिलता है, इससे पता चलता है दो चीज। एक तो पता चलता है कि भाई साहब व्यापार, मतलब समुद्री व्यापार विकसित था, समुद्री व्यापार विकसित था। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब यह जल प्रेमी था, ठीक ना। इससे पता चलता है जल प्रेमी होने का, ठीक ना, जल प्रेमी होने का पता चलता है, ठीक ना। ये आपको ध्यान में रखना है यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में। और अगला राजा लिखो पुलमावी चतुर्थ, नोट करके, नोट, पुलमावी चतुर्थ, पुलमावी चतुर्थ सातवाहन वंश का अंतिम राजा था, सातवाहन वंश का अंतिम राजा था, अंतिम राजा था, ठीक है ना। सातवाहन वंश का अंतिम राजा था, यह ध्यान रखना है। सातवाहन वंश का अंतिम राजा कौन था? पुलमावी चतुर्थ था, ठीक ना, पुलमावी चतुर्थ था, यह आपको ध्यान में रखना। अब आ जाओ, अब यह वंश, सातवाहन वंश हुआ समाप्त। अब आ जाइए, एक और वंश है, एक और क्षेत्र हम लोगों को देखना है, कौन सा? इसी में ये थे देसी राजवंश। अभी विदेशी राजवंश आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, अभी आपको विदेशी राजवंश पढ़ने हैं, ध्यान रहे, ठीक ना। अब आ जाओ विदेशी, एक अब आ जाओ विदेशी राजवंशों में। हमने विदेशी राजवंशों में किसके बारे में देखना हम लोग को? विदेशी राजवंश, ठीक ना। विदेशी राजवंशों में सबसे पहले हेडिंग डालो, पहला इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक या यवन या हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, ठीक ना, या लिखो इंडो बैक्ट्रियाई, इंडो बैक्ट्रियाई, सब एक ही नाम है, बैक्ट्रियाई, ठीक ना। ये सारे एक ही राजवंश के नाम हैं, ठीक ना। इंडो बैक्ट्रियाई, हिंद यूनानी, ठीक ना, इंडो ग्रीक, सारा एक ही नाम है। ये मत सोचना कि इंडो ग्रीक दूसरे हैं, यवन दूसरे हैं, हिंद यूनानी दूसरे हैं, इंडो बैक्ट्रियाई दूसरे हैं, सब एक ही वंश के नाम हैं, ठीक है ना, एक ही वंश के नाम हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, आइए, ठीक है ना। सबसे पहले डालो डेमेट्रियस, पहला राजा डालो डेमेट्रियस, अभी हेडिंग डालाए थे ना डेमेट्रियस, अभी इसके बारे में पढ़े थे थोड़ा सा, किसके काल में? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में पहला राजा डेमेट्रियस था, ठीक ना। लिखो इसके बारे में, यह क्या करता? डेमेट्रियस क्या किया था? डेमेट्रियस के नेतृत्व में पहला भारत पर आक्रमण हुआ था, पहला लिखो, इसी के नेतृत्व में, इसी के नेतृत्व में भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था, आक्रमण हुआ था किसका? यवनों का, हिंद आक्रमण का, ठीक, इंडो बैक्ट्रियाई का, ठीक ना। कोई नाम पूछ ले तो आपको डरना नहीं है, ठीक ना, ठीक ना। डेमेट्रियस ने मौर्योत्तर काल में शुंग शासक, किसके?
शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमण किया था, ठीक ना, आक्रमण किया था। ये ध्यान, अभी बताए भी थे लिख करके, एक तरफ भारत बनाए थे, एक तरफ यूनानियों को बनाए थे, और किसका किस समय हुआ था वही चीज को है। लेकिन अब राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रहे। स्टार लगा लेना, पूछेगा कि डेमेट्रियस किस वंश का राजा था, तो डेमेट्रियस इंडो ग्रीक या यवन या हिंद यूनानी या इंडो बैक्ट्रियाई राजा था, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। भारत पर प्रथम यवन आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ। उस समय कौन सा वंश चल रहा था? तो कहोगे शुंग काल चल रहा था। शुंगों में कौन से राजा थे? पुष्यमित्र शुंग था, ठीक ना। तो ये ध्यान में रखना आपको है, ठीक ना, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। इसकी राजधानी कहां थी? इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो राजधानी इनकी राजधानी साकल या सियालकोट था। साकल, आज साकल कहां है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है, ठीक ना। साकल या सियालकोट कहां पर थी इनकी राजधानी? सियालकोट में। इसके दो सेनापति, मतलब साम्राज्य जब ये विस्तार कर रहे थे हिंद यूनानी या डेमेट्रियस, तो इसके साम्राज्य विस्तार में दो सेनापतियों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके दो सेनापति कौन थे? सेनापति, आगे चल के वो राजा भी बनेंगे, ठीक ना। सेनापति, दो सेनापति, इसके दो सेनापति था। एक तो मिनांडर था, मिनांडर, ठीक ना। तो क्वेश्चन भी पूछा गया कि मिनांडर किस वंश का राजा था? इंडो ग्रीक राजा था, ठीक ना, मिनांडर। और अपोलोडोटस, ठीक ना, अपोलोडोटस, ये दो राजा थे, ये दो सेनापति थे जो डेमेट्रियस के बाद सत्ता संभालेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, मिनांडर और अपोलोडोटस, ये क्या करते हैं? डेमेट्रियस के साम्राज्य विस्तार में सहायता करते हैं सेनापति के रूप में। तो ये ध्यान रखना है, इतना पॉइंट। अब आते हैं हम लोग डेमेट्रियस, मिनांडर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक ना। अब यहीं पे डेमेट्रियस के बारे में हो गया, ठीक ना। अब आ जाओ मिनांडर के बारे में। ये चीजें, कहानियां आपको ध्यान में होना चाहिए कि कैसे कैसे बदल रहा है चीजें, ठीक ना। नहीं तो ये मौर्योत्तर काल है, इसमें बहुत सारे राजवंश एक साथ हैं, एक समकालीन है, तो इस इधर उधर ज्यादा घौच पोच मत कर देना, ठीक है ना। अब अगला डालो मिनांडर, ठीक ना। अगला हेडिंग डालो मिनांडर। मिनांडर के बारे में लिखो, मिनांडर के बारे में लिखो, यह बौद्ध धर्म अनुयायी था। अभी बताते हैं, धर्म अनुयायी था, ठीक है। यह बौद्ध धर्म अनुयायी था, ठीक है। मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं मिनांडर के बीच वार्ता है, वार्ता। अब ये क्या भाई साहब? आप देखो, जो मिलिंद पन्हो, अब आपको बताना है कि मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है, ठीक है। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? अब इसमें क्या है, मिलिंद पन्हो में मिनांडर और नागसेन के बीच वार्ता है। मिनांडर जो था ना बाबू, ये यूनान का था और दार्शनिक भी था। क्या था? यूनानी दार्शनिक भी था, दार्शनिक। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझो, दार्शनिक। और ये क्या, नागसेन कौन है? बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध ज्ञाता था, ठीक ना। एक तरह से बौद्ध भिक्षु भी था और बौद्ध ज्ञाता भी था, मतलब बौद्ध का जानकार, बौद्ध धर्म के बहुत बड़ा एक तरह से धार्मिक गुरु भी था, एक तरह से, मतलब धार्मिक गुरु नहीं कह सकते हो, उस समय सबसे मतलब जानकार, जैसे कहने का मतलब अपने क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मतलब ज्ञाता था, तो ये कौन था? नागसेन था, ठीक ना, अपने समय में। और मिनांडर भी क्या था? यूनान का। अब आप देख रहे हो कि मिनांडर हम कह रहे हैं राजा है, और यहाँ पर लिख दिए यूनानी दार्शनिक। हाँ, एक्चुअली क्या था कि जो मिनांडर था वो अपने यूनान में यूनानी दार्शनिक से बहुत बड़ा ज्ञाता था, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता समझता था। मतलब वो समझता था कि जो यूनानी दर्शन है वो पूरी दुनिया में होना चाहिए। तो जब भारत में यह राजा बना, तो कहा भाई साहब, हमारा जो यूनानी दर्शन है, अगर वह भारत में लागू हो जाए, अगर भारत के लोगों को यह पता चल जाए कि जो भारतीय दर्शन है उससे भी महान दर्शन कौन है? यूनानी दर्शन है, तो मजा ही आ जाए। राजा तो मैं बन ही गया हूं भारत में, और अगर कहीं मेरा दर्शन भी यहां लागू हो जाए तो और अच्छे से शासन हो सकता है। तो मिनांडर कहा कि यहाँ का सबसे बेहतरीन धर्म कौन है? तो लोगों ने बताया कि उस समय बौद्ध धर्म बहुत अच्छा, मतलब उस समय बौद्ध दर्शन दुनिया में भी भाई विकसित हुआ था, दुनिया में विस्तार हुआ था। तो मिनांडर कहता कि अच्छा बौद्ध धर्म है, तो बताओ बौद्ध धर्म का कोई गुरु लाओ, उसे हरा देंगे अगर, तो यहाँ के लोग भी जान जाएंगे कि यूनानी दर्शन कैसा है? श्रेष्ठ है। तो इसके लिए मिनांडर नागसेन से वार्ता करता है। वही वार्ता क्या है? इस मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में लिखा गया है। मिनांडर जब नागसेन से वार्ता करता है, गया था हराने, और अंततः क्या होता है, इस वार्तालाप में
नागसेन मिनांडर को पराजित कर देता है और अंततः मिनांडर क्या बन जाता है? बौद्ध अनुयायी। पहले क्या था? यूनानी दर्शन का भाई साहब प्रणेता था, मतलब प्रणेता नहीं, यूनानी दर्शन का भाई साहब बहुत बड़ा जानकार था, लेकिन आगे जब मिनांडर नागसेन हरा देता है तो ये क्या बन जाता है? बौद्ध धर्म अनुयायी। तो स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें पूछी गई हैं कि मिनांडर किस धर्म का अनुयायी था। अब आता है इस इंडो ग्रीक में सबसे बेहतरीन चीज कि यवनों का देन क्या है, ठीक ना। पूछता है क्वेश्चन यवनों का देन। अब हेडिंग डालो यवनों का यूनानियों की देन, इसी में लिखो यूनानियों का देन। यूनानियों ने भारत में क्या क्या लाया, ये सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसी का पार्ट है, ठीक है ना। ये मत सोचना दूसरा कोई, यही टॉपिक चल रहा है, जो हम हेडिंग मूल डलाए हैं उसी में चल रहा है। अब तीसरा हेडिंग डालो इसमें यूनानियों की देन। यूनानियों की देन, यूनानियों ने भारत में क्या क्या दिया, यूनानियों ने भारत में क्या क्या दिया, इससे संबंधित आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे आपको एक तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत, हालांकि पहले भी था लेकिन लिख लो, राजत्व का दैवीय सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, ठीक ना, सिद्धांत इन्होंने स्थापित किया। मतलब राजत्व का दैवीय सिद्धांत कहने का मतलब इसलिए है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। सिंपल सा मतलब ये है, राजा कोई आम जनता नहीं है, बल्कि वो राजा का प्रतिनिधि होता है। इसी बात को और अस्थायी रूप से लागू करने का कार्य इन लोगों ने किया था। कौन? यूनानियों ने, ठीक है ना। राजा कोई आम जनता नहीं है, हमारे और आपकी तरह राजा नहीं है, बल्कि राजा कैसा है? ये भगवान का प्रतिनिधि है, राजा देवताओं का प्रतिनिधि है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ इनकी वजह से। हेलेनिस्टिक कला का विकास भारत में इन्हीं की वजह से, यूनानियों की वजह से। एक कला है जैसे हमारे यहाँ गांधार कला, मथुरा कला जो है ना, उसी तरह एक हेलेनिस्टिक कला का भी विकास कैसे हुआ भारत में? यूनानियों की वजह से, ठीक है। हेलेनिस्टिक कला का विकास, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा गांधार कला का विकास, गांधार कला के विकास में, गांधार कला के विकास में सहायता दी, ठीक है। इन्हीं की वजह से ये सारी चीजें विकसित हो रही हैं। गांधार कला भी इनकी वजह से विकसित हो पाया आगे चल के, ठीक है ना, जिसमें भारतीय कला और यूनानी दोनों मिक्सचर है, लेकिन फिर भी गांधार कला ज्यादा यूनानियों के नजदीक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान है। यवन प्रिय, यवनिका, ये दोनों शब्द यवनिका, ठीक है ना, ध्यान रखना, यवनिका। अब यवनिका का मतलब क्या है? अब यवनिका शब्द कौन लाया भारत में? तो ये कौन लाया? यूनानियों ने लाया। यवनिका शब्द कौन लाता है भारत में? तो ये यूनानी लोग लाए थे। अब इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो आप नौटंकी ओटंकी देखे हो, रामलीला उल्ला देखे हो, तो रामलीला में जो पर्दा इसे गिराते हैं, उठाते हैं, पर्दा गिरा पर्दा उठा, तो उसी को क्या कहें यूनानियों ने? यवनिका। क्या कहें? पर्दा का गिरना उठना क्या कहलाता है? यवनिका कहलाता है। क्या कहलाता है? यवनिका। मतलब पर्दा का गिरना एवं उठना क्या कहलाता है? उठना क्या कहलाता है? यवनिका कहलाता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक शब्द और मिलता है, यवन प्रिय। यवन प्रिय, अब ये क्या? सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। यवन प्रिय क्या था? यवन प्रिय क्या था? यवन प्रिय तो काली मिर्च नाम सुने हो? तो काली मिर्च यूनानियों को बहुत पसंद था, इसी वजह से ये शब्द मिला यवन प्रिय, ठीक है ना। तो किसके लिए प्रयोग करते थे वो? काली मिर्च के लिए इस्तेमाल किया गया था, काली मिर्च, ठीक है ना। काली मिर्च के लिए क्या प्रयोग किया गया? यवन प्रिय और यवनिका दोनों। देखो जब भी देगा क्वेश्चन, जब भी पूछा गया है क्वेश्चन यवनिका के बारे में, तो उसमें यवन प्रिय भी था, और जब यवन प्रिय दिया था तो यवनिका भी था, और जब काली मिर्च और पर्दा, ये दोनों ही भाई साहब मिले हैं एक साथ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा एक चीज और है, ज्योतिष को भारत में ले आए, ज्योतिष को भारत लाए, ज्योतिष का लाना, ठीक, ऐसे लिख लो, ज्योतिष का लाना। ये भी कौन लाया भारत में? यूनानियों ने। अब ज्योतिष के बारे में थोड़ा समझो। जो ज्योतिष है बाबू, इसकी 5 शाखाएं थी, इसकी 5 शाखाएं भारत में हैं। 5 शाखाएं मतलब कहने का मतलब है ज्योतिष में भी कई भाग हैं, ठीक है ना। अब 3 भाग पहले से था, उसमें 2 भाग कौन लाया था? यूनानियों ने लाया था। तो इस वजह से ये ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें लिख लो इंडो ग्रीकों के बारे में और एक पॉइंट लिख लो, लेख युक्त सिक्के जारी किए, लेख युक्त सिक्के जारी किए, ठीक ना, जारी किए। ये भी लिख लो, ये भी किसकी देन है? यूनानियों का देन है। दूसरी बात, अगला एक पॉइंट लिख लो, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया, जारी कौन करेगा? हिंद यूनानी। कौन जारी कर रहे हैं? इंडो ग्रीक जारी कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिख लेना यहीं पे, इंडो ग्रीक, ठीक ना, इंडो ग्रीक ने। पता चले नहीं तो उल्टा सीधा करके आ जाओ। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कौन जारी किया? इंडो ग्रीक ने। शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी करेगा? कुषाणों ने। भाई साहब सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी कौन करेगा? गुप्तों ने। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लिखाते चले जाएंगे। अभी के लिए इतना समझो। तो ये इस प्रकार हुआ क्या? इंडो ग्रीक शासकों का क्रम हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले शासक की तरफ।
ये था इंडो ग्रीक, ठीक ना। इंडो ग्रीक के बाद कौन से राजवंश आएंगे? शक आएंगे। कौन आएंगे बाबू? शक। शकों के बारे में देखते हैं। क्रम याद रहना चाहिए आपको, ठीक है, क्रम आपको याद होना चाहिए। इंडो ग्रीक के बाद शक शासक। लिखो, अगला डालो हेडिंग शक, ठीक ना। अगला हेडिंग डालो शक। शक वंश का प्रथम राजा कौन था? मोगा या माउस था? क्या नाम था उसका? मोगा या माउस, ठीक ना, माउस। शक वंश का प्रथम राजा कौन था? मोगा या माउस। इनकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला। राजधानी, इनकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला थी। कहां पर? तक्षशिला, ठीक ना। इनकी राजधानी तक्षशिला थी, यह ध्यान रखना। इनकी राजधानी तक्षशिला, यह ध्यान रहे। ये कहां के निवासी थे? लिखो, ये मध्य एशिया से आए हुए थे। ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक ना, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। ये ध्यान रहे, कहां से आए थे? ये भारत में मध्य एशिया से आए थे। इनकी 5 शाखाएं भारत में आई थी। इनकी 5 शाखाएं थी। अब कौन कौन सी थी ये भी देख लो। एक शाखा थी अफगानिस्तान में, एक शाखा अफगानिस्तान में रुकी। एक शाखा भाई साहब पंजाब में आई, ठीक ना, एक शाखा पंजाब में आई। एक शाखा मथुरा में थी, एक शाखा मथुरा में थी। एक शाखा भाई साहब, चौथी शाखा लिखो, एक शाखा पश्चिम में थी, एक शाखा पश्चिम में थी। और एक शाखा दक्कन, ठीक ना, दक्कन में थी, ठीक ना, एक शाखा दक्कन में थी। अब जो अफगानिस्तान में रुकी उसने अपनी राजधानी बनाया काबुल को, उसने अपनी राजधानी बनाया काबुल को। एक शाखा जो पंजाब में रुकी उसने अपनी बनाई राजधानी तक्षशिला को, ठीक ना, सॉरी, इसने अपनी राजधानी बनाया, हाँ ठीक सही है, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया तक्षशिला को, तक्षशिला को, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तक्षशिला को, ध्यान दे, ठीक है ना। उसके अलावा मथुरा वाला क्षेत्र को, मथुरा को राजधानी बनाकर अपनी राजधानी बनाई। और जो पश्चिमी क्षेत्र है ये क्या है? ये जो सौराष्ट्र है ना, सौराष्ट्र और प्लस मालवा वाला जो क्षेत्र था, मालवा, यहां पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, वहां पर अपनी क्षेत्र स्थापित किए थे। और इन्हीं के बारे में अभी हमें पढ़ना भी है। और दक्कन वाला क्षेत्र जो था, ठीक ना, इन्होंने अपनी राजधानी नासिक को बनाए थे। महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था, महाराष्ट्र, ठीक ना, महाराष्ट्र और थोड़ा ऊपरी गुजरात, ठीक ना, ये वाला क्षेत्र था। तो अब इन्हीं के दोनों के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक ना। तो यह ध्यान रखना है, इनकी कितनी शाखाएं आई थी? 5 शाखाएं। अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी काबुल को राजधानी बनाया, पंजाब में तक्षशिला को बनाया, पश्चिम में सौराष्ट्र और मालवा को बना रहे हैं, दक्कन में महाराष्ट्र को बना रहे हैं। तो यह ध्यान रखना है। अब हमको इन्हीं दोनों के बारे में आपको समझना, जैसे शकों की, अच्छा एक बात और, शकों को सिथियन के नाम से भी जाना जाता है, या सिथियन, पूछा गया क्वेश्चन है, सिथियन, शकों को सीथियन के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। शकों को सीथियन के नाम से भी जाना जाता है। अब हमें ये दोनों शाखा पढ़ना है तो ये डालते हैं शक, ठीक है ना, शक। अब शकों की एक शाखा क्या है? शकों की एक शाखा जो है, हमने क्या बताया? पश्चिमी शाखा, पश्चिमी, और एक दक्कन क्षेत्र, ठीक ना, दक्कन क्षेत्र, ठीक ना। पश्चिमी क्षेत्र में आपका जो क्षेत्र आता है वह क्षेत्र आता है सौराष्ट्र और मालवा था। इसके अंतर्गत सौराष्ट्र प्लस मालवा, कौन सा क्षेत्र? मालवा, ठीक ना, सौराष्ट्र और मालवा। और इधर कौन था बाबू? इधर था आपका दक्कन वाले क्षेत्र में, आपका दक्कन था, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था, ठीक है, महाराष्ट्र प्लस आसपास के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र, ठीक है। इन्होंने अपनी सौराष्ट्र में, अब जो यहां पर स्थापित हुआ छहरात वंश स्थापित हुआ, ठीक ना। यहां पर कौन सा वंश स्थापित हुआ? छहरात वंश। कौन सा? छहरात वंश, ठीक ना। और यहां पर कौन सा वंश स्थापित हुआ? कादमक वंश, सॉरी, हाँ नहीं, छहरात वंश इधर ही महाराष्ट्र में, हाँ नासिक वाले क्षेत्र में, ठीक है। इधर हुआ कादमक वंश, यहां स्थापित हुआ कादमक वंश, और यहां पर स्थापित हुआ छहरात वंश, ठीक ना। यहां पर कौन सा वंश? छहरात वंश, ठीक ना। यह ध्यान रहे, कौन से क्षेत्र में? दक्कन के क्षेत्र में छहरात वंश, पश्चिम के क्षेत्र में कादमक वंश स्थापित हुआ, ठीक ना। अब ध्यान रहे, कादमक वंश को चष्टन वंश भी कहा जाता है, कादमक वंश को चष्टन वंश, क्या? चष्टन वंश कहा जाता है, ठीक ना। चष्टन वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका संस्थापक कौन था? चष्टन था, संस्थापक चष्टन था, इसका संस्थापक चष्टन था। और छहरात वंश का प्रथम शासक जो मिलता है, प्रथम शासक इसका जो है, इसका प्रथम शासक भूमक था, इसका प्रथम शासक भूमक, क्या नाम था? प्रथम शासक भूमक। दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा,
हाँ ठीक है। इसका प्रथम शासक भूमक था। इसका प्रथम शासक क्या था? भूमक था, यह ध्यान रखना। संस्थापक जस्टन और इसका प्रथम शासक भूमक। अब देखो हमने अभी दो राजाओं का नाम लिखा। जो कादमक वंश का एक राजा था उसका नाम था रुद्रदामन। क्या था? रुद्रदामन। ठीक ना। इसका एक शासक रुद्रदामन था। ठीक ना। किस वंश का था? कादमक वंश का था। इस रुद्रदामन ने बाबू एक काम किया था। क्या किया था? अभी हमने बताया कि सातवाहन वंश के राजा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को कौन पराजित किया था? रुद्रदामन ने। ठीक है ना। इसी कादमक वंश का था रुद्रदामन, इसी वंश का राजा था, इसी वंश का राजा था, ध्यान रहे। ठीक है। और छहरात वंश में एक राजा और हुआ, नहपान। नहपान को कौन पराजित किया था? कौन? सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। कौन? नहपान। नहपान। ठीक है ना। नहपान इसी वंश का राजा था, इसी वंश का राजा था। ठीक है। राजा था। पराजित कौन किया था इसे? नहपान को कौन पराजित किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और रुद्रदामन ने पराजित किया था किसको? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को। किसे? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को किसने पराजित किया? तो रुद्रदामन ने। और नहपान को किसने पराजित किया था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ये दोनों ध्यान रखना। तो आपसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि रुद्रदामन बहुत शक्तिशाली राजा था, जिसका जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है ना, जिसका जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की बात की गई है। इसलिए आपसे पूछता है कि बताओ किस राजा ने, किस शक राजा ने सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था? तो रुद्रदामन ने मरम्मत कराया था। रुद्रदामन किस वंश का राजा था? शक वंश का। शक वंश ना दे, कादमक वंश दे। शकों की एक वंश थी जिसके नाम था कादमक वंश, तो क्या लगा कराओगे? शकों के कादमक वंश के राजा रुद्रदामन ने क्या कराया था? क्या किया था? एक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को पराजित किया था, दूसरा उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो दोनों पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है ना। एक मिनट ये मिटाते हैं तो अभी हो जाएगा। इसके बारे में, रुद्रदामन के बारे में, रुद्रदामन, ठीक है ना। रुद्रदामन के बारे में, इसने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को पराजित किया था। ठीक है, यह ध्यान रहे, पराजित किया था, ठीक है ना। इसी का जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, अभिलेख है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से, ठीक है। इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है, पुनर्निर्माण कराया था, यह ध्यान रहे, ठीक है ना। हालांकि जो सुदर्शन झील है उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, आगे चल के अशोक ने उसे पुनर्निर्माण कराया, आगे चल के रुद्रदामन ने भी निर्माण कराया। तो पूछेगा बताओ सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराने वाला शासक कौन था? रुद्रदामन था। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान रहे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, एक पॉइंट और लिख लो। इस वंश का अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय था। इस वंश का अंतिम राजा लिख लो, शकों का अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय था, ठीक है ना। ऐसे करके लिख लो, शकों का अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय था, जो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना, जो शक शासक था, ठीक है ना। ऐसे करके लिख लो। अब अगला आ जाओ पार्थियन। ये भी 5-6 लाइनों का है। पार्थियन या पहलव, ठीक ना, पहलव, पार्थियन या पहलव, ठीक ना। संस्थापक, सबसे पहले इसका संस्थापक कौन था? मिथ्रोडेटस। इसका संस्थापक पहले लिखो, मिथ्रोडेट्स। इसका क्या नाम था? मिथ्रोडेट्स प्रथम था, ठीक है ना। इसका संस्थापक कौन था? पार्थियन वंश का संस्थापक कौन था? मिथ्रोडेट्स प्रथम था, ठीक है ना। मिथ्रोडेट्स प्रथम था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके अलावा ये ईरान के मूल निवासी थे। कहां के? ईरान के मूल निवासी थे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। निवासी थे, कहां के थे ये? ईरान के मूल निवासी थे। और हां, जो शक हैं, शक और कुषाण, अभी कुषाण भी आएगा आगे, कुषाण, ये दोनों ही कहां के हैं? मध्य एशिया के हैं, ठीक है ना। ये दोनों कहां के हैं? मध्य एशिया से आए हुए थे। शक और कुषाण कहां के थे? मध्य एशिया के। क्वेश्चन भी पूछा गया, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना, शक और कुषाण कहां के थे? मध्य एशिया के थे, ठीक है ना। और ये कहां के थे? पार्थियन या पहलव कहां के थे? तो ये निवासी थे ईरान के, ठीक है ना, ये ईरान के निवासी थे। अगला लिखो,
इस वंश का प्रतापी राजा गोंडो फर्नीस था। गोंडो फर्नीज था, ठीक ना। इस वंश का प्रतापी राजा गोंडो फर्नीस था, जिसने अपनी राजधानी कहां बनाया? तक्षशिला बनाया था। तक्षशिला को बनाया, ठीक है। जिसने अपनी राजधानी कहां बनाया? तक्षशिला को बनाया था, ठीक है। इसी के समय, किसके? गोंडो फर्नीस के समय ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत आए थे, ठीक ना। ये स्टार लगा लेना। पूछा गया क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत कब आए थे? किसके शासनकाल में? गोंडो फर्नीस के शासनकाल में। गोंडो फर्नीस किस वंश का राजा था? पहलव वंश का राजा या पार्थियन वंश का राजा था, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है। गोंडो फर्नीस किस वंश का राजा था? पार्थियन वंश का राजा था। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पार्थियन वंश था। और अच्छा, इसके बारे में, गोंडो फर्नीस के बारे में एक पॉइंट और लिख लो। गोंडो फर्नीस के बारे में से संबंधित जानकारी तख्त ए बही अभिलेख से मिलता है। तख्त ए बही अभिलेख से मिलता है। मतलब गोंडो फर्नीस से संबंधित जानकारी हमें कहां मिलती है? तख्त ए बही अभिलेख, जो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में, ठीक है, पाक में, ठीक ना, पाकिस्तान में मिलती है, ठीक ना। पाकिस्तान में स्थित है तख्त ए बही अभिलेख। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना। सेंट थॉमस कब आए थे? पार्थियन काल में। उस समय राजा कौन था? गोंडो फर्नीस ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तक्षशिला बनाया था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। मिथ्रोडेटस, ये सारे नाम मिलते हैं आपको इस काल से। आपसे राजा नाम लेकर के आपसे पूछ सकता है वंश, ठीक है ना। गोंडो फर्नीस किस वंश का राजा था? आपको ये सारी बातें ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब आ जाओ कुषाण राजवंश, ठीक ना। कुषाण राजवंश। अब आ जाओ कुषाण राजवंश। ये महत्वपूर्ण राजा होंगे, इनके बारे में ये ज्यादा पढ़ना होता है, कुषाणों में ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी दो राजवंशों के मुकाबले इनमें ज्यादा है राजा हैं, और ज्यादा महत्वपूर्ण कनिष्क इसी वंश के राजा हैं। तो इनके बारे में बढ़िया से हमको पढ़ना होता है। बाकी सारे लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक ना। ये कहाँ के निवासी थे? ये कहाँ से आए हुए थे? इनका मूल स्थान क्या था? तो ये मूल स्थान इनका था मध्य एशिया, ठीक ना, मध्य एशिया, ठीक है। और किस कबीले से थे? यूची तोखारियन कबीले, यूची तोखारियन कबीले से थे, ठीक ना। यूची तोखारियन कबीले से थे, ये ध्यान रखना। यूची तोखारियन कबीले से थे, ठीक ना। अब लिखो पहले राजा डालो कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कैडफिसेस, ठीक ना। कुजुल कैडफिसेस, ठीक ना। पहला राजा कुजुल कैडफिसेस लिखो। इसके बारे में कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का संस्थापक था, ठीक ना। कुषाण वंश का संस्थापक था ये। इसके बारे में ये ध्यान रखना। इसने हर्मियस चित्रवाला तांबे का सिक्का जारी किया था। ठीक ना। यह ध्यान रखना क्या कि हर्मियस यूनानी राजा था। हर्मियस चित्रवाला तांबे का सिक्का भारत में कौन जारी किया था? तो कुजुल कैडफिसेस ने। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कैडफिसेस, ठीक ना। अगला देखो, अगला राजा बिम कैडफिसेस। अगला राजा कौन है? बिम कैडफिसेस, ठीक ना। अगला राजा है बिम कैडफिसेस, ठीक है ना। अब इसके बारे में इसने सोने का सिक्का जारी किया था। इसने शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। सिक्का जारी किया था, ठीक ना। शिव नंदी त्रिशूल प्रकार का सिक्का जारी किया था। शिव नंदी त्रिशूल
त्रिशूल, शिवनंदी त्रिशूल प्रकार का सिक्का जारी किया था, सिक्का जारी किया था। अब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर ये शिवनंदी त्रिशूल प्रकार का सिक्का जारी कर रहा है तो इससे क्या पता चला कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। लिखो एक पॉइंट और लिखो, यह शैव धर्म का अनुयायी था, यह शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक ना, शैव धर्म का अनुयायी था। अभी हमने लिखाया कि सबसे पहले सोने का सिक्का कौन जारी किया, तो आपने कहा कि इंडो ग्रीक ने। कौन? इंडो ग्रीक ने, ठीक ना, इंडो ग्रीक ने। लेकिन सोने का सिक्का इन्होंने पहले जारी किया, लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी करेगा, तो कुषाणों का शासनकाल में बिम कैटफिशस जारी करता। स्टार लगा के लिख लेना, ठीक ना, इसने शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। इससे पहले वाला राजा क्या कर रहा है, ये हर्मियस चित्र वाला तांबे का सिक्का जारी कर रहा है। तो ये जल्दी से लिख लो, ठीक ना, ये शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक ना, इसके बारे में ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछें कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिम कैटफिशस था। ये भी लिख लो भाई, लिख ही लो। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस वंश के सबसे महान और प्रतापी राजा के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। कनिष्क के बारे में, इस वंश का कनिष्क के बारे में। कनिष्क, इसने सीजर की उपाधि धारण किया, इसने सीजर की उपाधि धारण किया था, सीजर की उपाधि धारण किया, ठीक ना, ध्यान रहे। सीजर किसकी उपाधि थी? कनिष्क महोदय की। किसकी? कनिष्क की, ठीक ना। कुषाण वंश का प्रतापी राजा था, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है ना। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कनिष्क था। कौन? कनिष्क था, ठीक ना। अगला लिखो, इसने शक संवत, इसने 78 ईस्वी में शक संवत जारी किया था, शक संवत जारी किया था, ठीक ना, ये ध्यान रहे। कब जारी किया था? 78 ईस्वी में शक संवत जारी किया था, ठीक ना, ये ध्यान रखना है, ठीक ना। और लिखो, राजधानी इसकी लिख लो, राजधानी, इसकी राजधानी दो थी, एक पुरुषपुर, ठीक ना, एक राजधानी पुरुषपुर थी, पुरुषपुर, और दूसरी मथुरा, ठीक ना, पुरुषपुर पेशावर वाला, ठीक ना। इसकी दो राजधानियां थी, एक पुरुषपुर, एक मथुरा, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और लिखो, हाँ, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अनुयायी था। इसके समय में बौद्ध संगीत हुआ था। कौन सा वाला बौद्ध संगीत हुआ था? इसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है, संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है, हुआ था, यह ध्यान रखना है। चतुर्थ, अब आपको बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन है। हालांकि अभी हम नाम लिखाएंगे, लेकिन आपको बताना है, ठीक है ना। इसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अगला पॉइंट लिखो, इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और निम्न चीज प्राप्त किए, निम्न चीज प्राप्त किया। क्या किया? पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, वहां से तीन चीज उठा लाया। पहला तीन चीज वहां से लाया था। तो पूछता है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण के बाद उसने क्या क्या प्राप्त किया था। तो पहला चीज प्राप्त किया था, एक महात्मा बुद्ध का भिक्षा प्राप्त, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, ठीक ना, वो जिसमें वो भिक्षाटन करते थे महात्मा बुद्ध, ठीक ना, भिक्षा पात्र। और दूसरा मुर्गा, एक मुर्गा प्राप्त किया था, एक मुर्गा था, ठीक ना, तो वो भी वहां से एक मुर्गा उठा लाया था। और तीसरा अश्वघोष, ये दार्शनिक थे। अश्वघोष एक व्यक्ति है, ध्यान रखना, ये कोई चीज नहीं है। अश्वघोष एक दार्शनिक थे, दार्शनिक,
ठीक है, अश्वघोष दार्शनिक। तो ये तीन चीज वहां से उठा के लाया था। पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां से भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र उठा के लाया, और मुर्गा, कड़क मुर्गा और अश्वघोष का भिक्षा पात्र, ठीक है, सॉरी, अश्वघोष को दार्शनिक के रूप में उठा लाया। ये इंसान है, यही मुर्गा है और यही सामान है, वस्तु है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये पता चला उल्टा सीधा कर दिया ससुरा, अश्वघोष को उठा के लाया था। अश्वघोष कोई वस्तु नहीं बल्कि इंसान थे, ठीक है ना। तो ये दार्शनिक थे, तो इनको ध्यान रखना है। तो ये तीन चीजें उठाकर लाया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, कनिष्क के बारे में अगला पॉइंट लिखो। इसके समय में चीन के साथ 2 युद्ध हुए थे और चीन का सेनापति जो था उसका नाम था पांचाओ। चीन के साथ इसने चीन के साथ 2 युद्ध लड़े थे, 2 युद्ध लड़ा, ठीक ना। चीन के साथ 2 युद्ध लड़ा था, ठीक ना। चीन के साथ 2 युद्ध लड़ा था, एक में हारा, दूसरे में जीता, और दूसरे में जीतने के बाद इसने रेशम मार्ग को कब्जा कर लिया था, ठीक ना। चीन के साथ 2 युद्ध लड़ा। चीनी जनरल पांचाओ, क्या नाम था उसका, पांचाओ को पराजित कर रेशम मार्ग पर कब्जा किया था, रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। यह ध्यान रखना, स्टार लगा लेना, कब्जा किया था, ठीक है ना, कब्जा किया था। पूछता है कि बताओ रेशम मार्ग पर किस शासक ने कब्जा किया था, तो रेशम मार्ग पर कब्जा करने वाले का नाम कनिष्क है, ठीक है ना। चीनी जनरल को किसने हराया था, कनिष्क ने। चीनी जनरल का नाम क्या था, पांचाओ को पराजित किया और भाई सब रेशम मार्ग पर उसने कब्जा कर लिया था। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब लिखो एक चीज और लिखो इसके बारे में, इसने कश्मीर में कनिष्कपुर सिटी का निर्माण कराया था, कनिष्कपुर सिटी का निर्माण कराया था, ठीक है ना। कनिष्कपुर सिटी का निर्माण कराया था, कहां पर, कश्मीर में। ये ध्यान रखना है, ठीक ना। कनिष्कपुर सिटी के निर्माण कराया था। अब आ जाओ अंतिम पॉइंट इसका जो है, ठीक ना। अंतिम पॉइंट, कनिष्कपुर सिटी हो गया, पांचाओ हो गए, रेशम मार्ग पर कब्जा हो गया, शक संवत चलाया, ठीक ना। ये सारी चीजें हो गए। अब इसके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, उनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वो विद्वान कौन कौन से हैं, दरबारी विद्वान, किसके, कनिष्क के दरबारी विद्वानों के बारे में, दरबारी विद्वान, ठीक ना। दरबारी विद्वान कौन कौन से थे, एक तो लिखो चरक महोदय थे, चरक भी यहीं पे रहते थे। अश्वघोष को लिखो, अश्वघोष लिखो, ये भी यहीं रहते थे, ठीक ना। उसके अलावा वसुमित्र को लिखो, वसुमित्र। अगला लिखो नागार्जुन को लिखो, नागार्जुन भी यहीं रहते थे, ठीक ना, नागार्जुन। अगला लिखो एक चरक, अश्वघोष, वसुमित्र, ठीक ना। एक थे पार्श्व, हाँ, एक का नाम था पार्श्व, ठीक है। इन्हीं के कहने पे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, यही सुझाव दिए थे पार्श्व ने, ठीक है। नागार्जुन के बारे में थोड़ी सी आपको, चरक के बारे में, चरक ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है चरक संहिता, चरक संहिता की रचना किए थे, कौन, चरक महोदय। ये किससे संबंधित पुस्तक है तो आपको बताना है, ठीक ना। ये बाकी चरक संहिता वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको बताना कि चरक संहिता किससे संबंधित पुस्तक है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, यह ध्यान रखना, कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, नागार्जुन ने। भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन का, ठीक है ना। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि इनके नागार्जुन के पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, कनिष्क के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। अब आता है इसी के समय में 2 चीजें विकसित हुई थी, उसे भी देख लेते हैं। A to Z इसमें कवर हो जाएगा, तो मौर्योत्तर काल खत्म हो जाएगा। मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण हुआ था, ठीक है ना। मौर्योत्तर काल में ही मूर्ति निर्माण हुआ था, आपको यह ध्यान रखना है। मूर्ति निर्माण की 2 कला विकसित हुई थी, एक का नाम था गांधार कला, और एक का नाम है मथुरा कला, ठीक है ना। एक का नाम है मथुरा कला, ये ध्यान में रखना है। अब मथुरा कला और गांधार कला क्या है, एक बात ध्यान रखना, गांधार कला का विकास जो हुआ था वो भारतीय एवं यूनानी कला का मिश्रण है,
मिश्रण है, ठीक ना। यूनानी कला का इसे इंडो ग्रीक स्टाइल भी कहा जाता है, इसीलिए इसे इंडो ग्रीक, ठीक ना, इंडो ग्रीक शैली में बना है, इंडो ग्रीक शैली में, ठीक ना। इसका निर्माण किसके काल में हुआ था? शक एवं कुषाणों के समय हुआ था, ठीक ना, कुषाणों के समय, शक एवं कुषाणों के समय। इसका प्रभाव क्या है? विदेशी तत्वों का मिश्रण है, विदेशी तत्वों का मिश्रण है, तत्वों का मिश्रण है, ठीक है, ये ध्यान रखना, विदेशी तत्वों का मिश्रण। विदेशी तत्व कहने का मतलब है कि भाई साहब भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बनी उसमें कुछ चीजें भारतीय शैली पर हैं, आधारित हैं, और कुछ चीजें किस पर? यूनानी शैली पर आधारित हैं, इसलिए विदेशी तत्वों का मिश्रण कहा जाता है। शब्द वही है लेकिन शब्द उलट पलट के अगर पूछ ले तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके तहत किसकी मूर्ति बनी? इसके तहत केवल भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी, केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति बनी, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति बनी, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति बनी, संबंधित मूर्ति बनी, ठीक है, संबंधित मूर्ति बनी, मूर्ति बनी, ठीक है। अब देखो इधर, अब देखो ये पूरी तरह से किसके? पूरी तरह से भारतीय शैली पर आधारित है, पूरी तरह भारतीय या स्वदेशी है, स्वदेशी है, ठीक ना। इस पर किसी अन्य विदेशी तत्वों का प्रभाव नहीं है, ठीक ना। अब इसके तहत इंडो ग्रीक शैली था ना, क्यों? इंडो मतलब इंडिया, ग्रीक मतलब यूनान, ठीक ना, इन दोनों शैली का मिश्रण है, इसलिए इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें शक और कुषाणों के समय गांधार कला का विकास हुआ, और ये किसके समय हुआ? कुषाणों, इसमें भी था लेकिन लिख लो कुषाणों के समय इसका विकास हुआ, ठीक ना, कुषाणों के समय इसका विकास हुआ। भाई साहब इसमें विदेशी तत्व नहीं बल्कि कैसे हैं? स्वदेशी तत्व हैं, ये ध्यान रखना है, स्वदेशी तत्व, स्वदेशी तत्व हैं, ये सब ध्यान रखना। इधर क्या? बौद्ध धर्म का केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी, लेकिन नहीं भाई साहब, यहां बौद्ध के साथ साथ बौद्ध, उसके अलावा जैन तीर्थंकरों की भी मूर्ति मिली और ब्राह्मण धर्म से संबंधित भी मिली। ब्राह्मण मतलब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी इसके तहत बनाई गई, मथुरा शैली के तहत बनाई गई। इसके तहत जो गांधार के तहत केंद्र क्या था? तो इसके तहत तक्षशिला था, इसके तहत मतलब पाकिस्तान और प्लस अफगानिस्तान, इसका अफगानिस्तान, ठीक ना, अफगानिस्तान, ठीक ना, ये वाला क्षेत्र था। और मथुरा शैली के तहत मथुरा तथा आसपास के क्षेत्र, ठीक ना, मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की कला का विकास हुआ। अब आपको यह ध्यान में रखना है बाबू कि गांधार कला का विकास किसके काल में हुआ? शक और कुषाणों के शासनकाल में। मथुरा कला का विकास किसके काल में? कुषाणों के समय विकास हुआ। गांधार कला के तहत कौन से पत्थर इस्तेमाल किए गए? किस रंग के? काले और स्लेटी रंग के, काले और स्लेटी रंग के, काले प्लस स्लेटी रंग, ठीक है, काले और स्लेटी रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया गया। और मथुरा कला के तहत लाल रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, लाल रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। गांधार कला क्या है? गांधार कला एक प्रकार की मूर्ति बनाने की एक कला है, ठीक है। मथुरा कला क्या है? मथुरा कला एक मूर्ति निर्माण की एक कला है, ठीक है, यह ध्यान रखना। इन दोनों ही कलाओं का विकास कब हो रहा है? मौर्योत्तर काल में। ध्यान रहे, पूछेगा मूर्ति निर्माण की परंपरा कब शुरू हुई, मूर्ति पूजा की परंपरा कब शुरू हुई, तो बताना आपको मौर्योत्तर काल में। और मंदिर निर्माण की कला कब शुरू हुई, तो गुप्त काल में बताना। दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है, ये नहीं किसमें का उसमें, उसमें का इसमें कर दें, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पूछेगा कि गांधार कला के तहत केवल किसकी मूर्ति बनी, तो बौद्ध धर्म से संबंधित केवल मूर्ति बनी। मथुरा कला के तहत किसकी मूर्ति बनी, तो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म के संबंधित तीनों ही मूर्तियां बनाई गई, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार हमारा मौर्योत्तर काल होता है समाप्त, और आगे हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।